नमस्कार एवरीवन। तो आज हम करेंगे आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री, राइट। तो आपने अगर सिलेबस चेक किया हो तो आपको पता होगा कि आपका जो यूनिट 1 है वो सिलेबस में नहीं है, राइट। तो हम ये चैप्टर करेंगे आपका चैप्टर 2, राइट, यूनिट सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम इसका एक इंडेक्स जो है ओवरव्यू देख लेते हैं आपके चैप्टर का, राइट। So after studying this unit, you will be able to describe the formation of different types of solution. ठीक है, express concentrations of solution in different units, right? State and explain Henry's law and Rolle's law. ठीक है, distinguish between ideal and non-ideal solutions, कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। And explain deviation of real solutions from the Rolle's law, ठीक है। एंड लास्ट हम करेंगे अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, एंड कोरिलेट दीज विद मोलर मास ऑफ द सोल्यूट्स, ठीक है। एंड जो लास्ट रह जाएगा इट विल बी अबाउट द एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द वैंट हॉफ फैक्टर, राइट। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके जो है पार्ट्स इस चैप्टर में, ठीक है। आज हम दो पार्ट्स करेंगे। आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो पार्ट है जो आज हम आपके करेंगे। अगर हम इसे डिटेल में पढ़ें बाय वर्ड, सो हमें पता चलेगा दैट इन नॉर्मल लाइफ वी रियरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। जो रियल लाइफ में हम बात करते हैं उसमें प्योर सब्सटेंस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स, जो मोस्ट है वो या तो मिक्सचर्स हैं, ठीक है, एंड दे आर मोस्ट ऑफ देम आर मिक्सचर्स, जो बहुत सारे होते हैं, मेनली वो मिक्सचर्स होते हैं, एंड दे कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब मिक्सचर की यहाँ क्या बात करी गई है कि जो मिक्सचर है वो 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, ठीक है। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन। आपका जो मिक्सचर है उसका क्या यूज होगा आपकी लाइफ में वो उसके कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास, ठीक है। ब्रास क्या होता है? ब्रास होता है आपका कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर, ठीक है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द जर्मन सिल्वर, जो कॉपर, जिंक और निकल से मिलके बनता है, ठीक है। जो ये दोनों एलॉयज हैं, ठीक है, ये ब्रास है आपका, जर्मन सिल्वर है, ठीक है, एंड ब्रॉन्ज है, ये सारे आपके मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज आपका बनता है कॉपर और टिन से, ठीक है। तो ये जितने भी आपके एलॉयज हैं, एलॉयज वो होते हैं जो मेटल या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास एलॉयज हैं, जो आपके मिक्सचर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि ये बने किस चीज से हैं, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल और है, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर, ठीक है। यानी वाटर में 1 पार्ट पर मिलियन इट प्रिवेंट्स टूथ डीके, ठीक है। टूथ डीके क्या होता है? जो आपके दांतों का सड़ना होता है ना, तो फ्लोराइड उसको प्रिवेंट करता है। while 1.5 ppm cause tooth to become mottled and high concentration of fluoride can be poisonous, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो फ्लोराइड है ना वो वाटर में अगर 1 पार्ट पर मिलियन हो, ठीक है, तो वो टूथ डीके से बचाता है। अगर 1.5 पार्ट्स पर मिलियन हो, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, तो अगर 1.5 पार्ट्स पर मिलियन हो तो वो टूथ को जो है मोटल्ड कर देता है। और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो तो वो दांत जो है वो पॉइजनियस भी होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। जो सोडियम फ्लोराइड है वो रैट पॉइजन में यूज होता है, राइट। इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन वाटर containing salt at particular ionic concentration that match with blood plasma concentration and so on। जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस यूज होते हैं, ठीक है, वो भी कॉन्सेंट्रेशन को ही ध्यान में रख के होते हैं, ठीक है, कि आप कितना कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो, कितना डिजोल्व वाटर है, कितना डिजोल्व आपका सोल्ट है, राइट। तो यहाँ भी आपकी सारी सॉल्यूशंस की ही बात है। इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन,
ठीक है। इस यूनिट में जो है हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे एंड अबाउट देयर फॉर्मेशन, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस को हम पढ़ेंगे, जैसे कौन सी, जैसे आपकी वेपर प्रेशर है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लास्ट में हम करेंगे इस टॉपिक में। तो हम शुरू करते हैं विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एंड देन वेरियस अल्टरनेटिव्स इन विच concentrations of a solute can be expressed in the liquid solution। एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आप सोल्यूट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हो, वो चीज भी हम इसमें साथ में करेंगे, राइट। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। तो हम चैप्टर का, आपकी यूनिट का फर्स्ट पार्ट करता है, दैट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, कि सॉल्यूशंस के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल प्रॉपरली घुल जाते हैं, जो कॉम्पोजिशन है, जो प्रॉपर्टीज है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर जो है यूनिफॉर्म रहती है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, या तो वो दो कंपोनेंट्स की है या फिर वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, राइट। थ्रू आउट द मिक्सचर जो है आपके सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है और कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। कॉम्पोजिशन का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपको नीचे एक पार्ट जो है सॉल्यूशन में वो ज्यादा मिल रहा है, ऊपर कम है, नहीं, पूरा वो जो है, जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, कॉम्पोजिशन उसकी यूनिफॉर्म है। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज द सॉल्वेंट, ठीक है। वो कंपोनेंट आपका जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, राइट। एंड सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट। जो आपका सॉल्वेंट है वो डिटरमाइन करता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, राइट। वन और मोर देन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स, ठीक है। सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट आप सॉल्यूशन में डालते हो उन्हें हम सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। इस यूनिट में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस का जिक्र करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट से हमारा मतलब है यहाँ पर एक हो गया आपका सोल्यूट, ठीक है, एक आपका सोल्यूट हो गया और एक जो है वो आपका हो गया सोलवेंट, ठीक है। तो एक सोल्यूट और एक ही सोलवेंट आपका होगा इस बाइनरी सॉल्यूशंस में। हेयर ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इन द गैसियस स्टेट। आपका जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है वो दोनों ही आपके सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास आपके 9 टाइप के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जिसमें आपका सोलवेंट के बिहाफ पर, सोलवेंट पर बेस होके आपका जो है सॉल्यूशन बनता है। तो गैसियस सॉल्यूशंस आपके वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें आपका जो सोलवेंट है वो गैस है, ठीक है। आपके से आपके लिक्विड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें आपका सोलवेंट लिक्विड है, ठीक है। और आपके सॉलिड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें आपका जो सोलवेंट है वो सॉलिड है, ठीक है। तो ये सोलवेंट डिटरमाइन करता है, जैसे हमने पहले भी कहा था, ये सोलवेंट है जो डिटरमाइन करता है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, ठीक है। अब हमारा गैसियस सॉल्यूशन है, सोलवेंट हमारा गैस है, तो अगर हम गैस में गैस ही मिलाते हैं तो ये आपका जो कॉमन एग्जांपल है वो आपके मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, यानी जो आपकी एयर है, राइट। एयर इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, जब गैस में गैस मिली होती है। लिक्विड इन गैस, राइट। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर देते हो तो आपका गैसियस सॉल्यूशन आता है। सॉलिड इन गैस, अगर हम कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में जो है डाल देंगे तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आपका गैसियस फॉर्म में बनेगा, राइट। आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। लिक्विड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो आपका सॉल्यूशन है वो लिक्विड फिजिकल स्टेट में है।
अगर आप लिक्विड के अंदर गैस घोल रहे हो, ठीक है, गैस इन द लिक्विड, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, हमने बात की थी, हमें पता भी है कि जो फिशेस हैं वो अपना ऑक्सीजन का अमाउंट पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करके यूज करती हैं, ठीक है, वहां से फुलफिल करते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, राइट, जब आप इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व कर देते हो तो वो आपका एक होमोजीनियस लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, जैसे आपका ग्लूकोज, अगर आप ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगा, राइट। आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर है अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको जरा साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका दिस वन, सॉलिड सॉल्यूशंस, राइट। अगर आप गैस को सॉलिड में डाल रहे हो तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जो पैलेडियम होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और वो हाइड्रोजन को जो है उसके साथ सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, सोडियम जो है आपका वो सॉलिड फॉर्म में होता है और मर्क्यूरी जो है आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है। यहाँ पर एक वर्ड यूज है अमेलगम, अमेलगम क्या होता है अगर किसी को मालूम हो तो, अमेलगम होता है अगर मर्क्यूरी कभी भी किसी के साथ सॉल्यूशन बनाते तो हम उसे मर्क्यूरी अमेलगम कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी दैट इज नोन एज अमेलगम, वो किसी के साथ भी हो, ठीक है। एंड सॉलिड इन सॉलिड, द कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड, जो फिर आपके जितने भी एलॉयज है ना, जितने भी आपके एलॉयज हैं वो सारे आपका सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। मर्क्यूरी में आप जो कुछ भी सॉलिड डाल देते हो तो आपका लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप ये दो जो है तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो कि जो सॉल्यूशंस है वो कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं, 3 हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, 3 ही हमारे पास जो है सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, राइट। और ये सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा ये कहाँ से पता चलता है आपको, ये आपको पता चलता है कि आपका सोलवेंट कौन सा है। अगर आपका गैस सोलवेंट है तो सॉल्यूशन विल बी गैसियस, अगर आपका लिक्विड सोलवेंट है तो जो सॉल्यूशन है वो आपका लिक्विड होगा, और अगर आपका सॉलिड सोलवेंट है तो जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉलिड होगा, राइट। तो इस इजी सा आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो हम आज की वीडियो में करेंगे, इट इज द एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको आप कैसे जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशंस की आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन की आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके थ्रू आप किसी भी सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। The latter can be the latter can be expressed either qualitatively or quantitatively. जो आपका composition है, जो आपकी concentration है, उसको आप qualitatively या quantitatively कैसे भी explain कर सकते हो, right? For example, qualitatively हम explain करते हैं कि जो आपका solution है वो dilute है या फिर वो concentrated है, ठीक है। dilute क्या होता है, dilute होता है, देखो हमने क्या देखा है कि जो solution है वो कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट, ठीक है, प्लस सोलवेंट, इससे आपका मिलके आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपका किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, सोलवेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, सोलवेंट कम है सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें यानी आपका जो है सोल्यूट वो ज्यादा है। अगर सोल्यूट कम है सोलवेंट ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं ना, एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करते हैं, एसिड प्लस वाटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 90% आपका जो वाटर है 10% आपका एसिड है, तो ऐसा एसिड सॉल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड, राइट। अगर वही हम इस कॉन्सेंट्रेशन को, इस परसेंटेज को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, एसिड आपका 90% है, वाटर आपका 10% है, दिस विल बी नोन एज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन, राइट। तो आई होप ये दो चीजें आपको क्लियर हैं, ठीक है, कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा होता है।
तो अगर हम क्वालिटेटिवली बात करें तो क्वालिटेटिवली जो आपका सॉल्यूशंस हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आपका डाइल्यूट एंड आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एंड डाइल्यूट हमने देखा रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, जहां पे आपके सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, राइट। एंड कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पे आपके सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं उसमें ना बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके चाहिए जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपका जो ये एसिड का सॉल्यूशन है वो मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। अब वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो 90% कॉन्सेंट्रेटेड है, वो 98% कॉन्सेंट्रेटेड है, वो 80% कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे तो नहीं पता चल सकता ना, राइट। तो हम क्वांटिटेटिवली जो है अपने जो कॉम्पोजिशन है उसको मेजर करते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है आपका मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज आपका होता है जब हम द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है दैट कंपोनेंट कैन बी सोल्यूट, राइट, एंड इट कैन बी सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट या सोलवेंट में से कोई भी हो। ठीक है, मास ऑफ द कंपोनेंट यानी जो भी कंपोनेंट है, आप सोल्यूट ले रहे हो सोलवेंट ले रहे हो, उसको डिवाइड करोगे आप टोटल मास से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने लिया 20 ग्राम, मैंने लिया कंपोनेंट ए, ठीक है, 80 ग्राम का मेरा है कंपोनेंट बी, और टोटल मेरा ए प्लस बी यानी जो सॉल्यूशन है वो कितना हो गया? वो हो गया मेरे पास 100 ग्राम। ऐसा ही कुछ हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज कंपोनेंट का? अगर आपको ये लेना है तो 20/100 मल्टीप्लाई 100, राइट, ये हो गया आपका 20% बायोमास। सिमिलरली ये हो गया आपका 80% बायोमास। नीचे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर, 10% ग्लूकोज यानी 10% ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 10% ग्लूकोज का मतलब है कि 100 ग्राम में आपका 10 ग्राम तो है वो जो ग्लूकोज है, और 90% जो है आपका 90 ग्राम आपका सोलवेंट है। ठीक है, तो 10 ग्राम का मतलब है इट मीन्स देन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या कि अगर आपका कहीं भी 10% 20% दे रखा है, इसका मतलब जो आपका सोल्यूट है, जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हो, वो 100 ग्राम में उतना ही प्रेजेंट है, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन The concentration described by mass percentage is commonly used in the industrial chemical application। जो ये मास परसेंट होता है और ये जितना भी होता है, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन। ब्लीचिंग सॉल्यूशन क्या होता है? जो आपका ब्लीचिंग पाउडर वगैरह होता है ना, उनसे जो सॉल्यूशंस बनता है। ठीक है, the commercial bleaching solution contains 3.62 mass % of sodium hypochlorite in water। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है क्या कि ये जो मास परसेंटेज वाला चीज है वो आपका इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में काम आता है। ठीक है, कि आप इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन है उसकी। लेकिन क्यों है? क्योंकि अगर आपको एक सोल्यूशन चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोलवेंट में डालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ए प्लस बी, ठीक है, 100 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम ए को अगर 90 डालेंगे तो बी को 10 ही तो डाल सकते हैं ना। अगर हम ए को 80 डाल रहे हैं तो हम बी को 20 ही डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं हमने ए को तो डाल दिया 20
बी को हम डाल रहे हैं 120। क्या इन दोनों से मिलकर आपका 100 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है, अगर आप ए को 80 ग्राम ले रहे हो, अगर आप ए को 80 ग्राम लेते हो तो आपको बी 20 ग्राम ही लेना पड़ेगा। तो यही जो है, यही है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कि अगर आप कितना एक सॉल्यूशन बना रहे हो एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो जितना आपको यूज होगा उतना ही आप उसका कॉम्पोजिशन तैयार करोगे, राइट। सेकंड है हमारे पास ये वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज भी यहाँ पर सिमिलर है, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ डिफाइंड एज, किसी भी कंपोनेंट का, ध्यान रखना हम कंपोनेंट की बात करें, किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जैसे हमने किया था, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास से 30% ऑफ ग्लूकोज का सॉल्यूशन है बाय वॉल्यूम, ठीक है। बाय वॉल्यूम का मतलब है मेरे पास 30 ml ग्लूकोज जो है मेरा 100 ml टोटल सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई 100। 30% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है मेरे पास, 30% ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब 30 ml ग्लूकोज मैंने 70 ml वाटर में डाला, सो दैट मेरा सॉल्यूशन बने 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। ये बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह ही है, कि आपने मास की जगह बस हम इसको वॉल्यूम में डिटरमाइन करते हैं कि आपने कितने ml जो है कंपोनेंट को ऐड किया है, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर है, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं और वो होता क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल 10% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, इथेनॉल आपका पता ही होगा आपको, C2H5OH, ठीक है। जब का 10% इथेनॉल सोल्यूशन है, इसका मतलब है वाटर में आपने लिया है कि आपने 10 ml इथेनॉल को इस तरीके से वाटर में डिसॉल्व किया है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 ml आए, ठीक है। यानी आपने 10 ml इथेनॉल को 90 ml वाटर में जो है डिसॉल्व किया है, तो आपका जो है theoretically 100 ml solution बनना चाहिए। The solutions containing liquids are more commonly expressed in this unit, ठीक है। जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं वो मोस्टली इसी कॉन्सेंट्रेशन इसी यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 35% solution of ethylene glycol and antifreeze that is used in cars for cooling the engine, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। किसको? लिक्विड सॉल्यूशंस को, ठीक है। मैं दोबारा ये चीज हाईलाइट कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है उसको हम मेनली वॉल्यूम कॉम्पोजिशन में, जो आपकी वॉल्यूम हम डिटरमाइन करते हैं वॉल्यूम से, उसमें ही आपका एक्सप्लेन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? और यहाँ ये हाईलाइट कर लो, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका 35% वॉल्यूम सॉल्यूशन एक एंटी फ्रीज है। बोर्ड्स आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं अगर वो आपको एनसीईआरटी करवा रहे हैं तो, ठीक है। एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू -17.6 सेल्सियस, राइट। इसका मतलब है एंटी फ्रीज का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो। एंटी फ्रीज का मतलब है कि वो उस सॉल्यूशन का, उस चीज का जो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देगा, ठीक है। अगर पहले वाटर का सॉल्यूशन आपका 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेम सॉल्यूशन आपका -17.6 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि वो यूज कहाँ हो रही है, वो यूज हो रही है मेडिसिन एंड फार्मेसी में, इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम होता है, हम ये देखते हैं कि हमने कितना मास ऑफ सोल्यूट 100 ml ऑफ सोल्यूशन जो है बनाने के लिए यूज किया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है ये भी। एंड नेक्स्ट आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन हम देखते हैं, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन, राइट। ये बहुत बुरा लग रहा है, हम इसको चेंज कर देते हैं पहले तो, ठीक है। यहाँ पे आता है पिंकी पिंक। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है?
व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज। ट्रेस क्वांटिटीज का मतलब है बहुत बहुत कम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप से 100 लीटर पानी में, 100 लीटर वाटर में अगर आप 10 ग्राम NaCl टेबल सॉल्ट ऐड कर देते हो, कहाँ ही पता चलेगा कौन सा पानी खारा हो रहा है, नहीं हो रहा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस पानी में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है भी, ठीक है। ऐसे ही मिक्सचर को जो हम बोलते हैं ट्रेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ट्रेस क्वांटिटी में जब आपके सोल्यूट प्रेजेंट हो, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम हम इसको बोलते हैं। जब जो है आपकी सोल्यूट जो है वो ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ट्रेस क्वांटिटी का मतलब है बिल्कुल कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को हम पार्ट्स पर मिलियन में डिस्क्राइब करना जो है कन्वीनियंट समझते हैं, राइट। हम करेंगे क्या, निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड 10⁻⁶। सिंपल सी हरकत आपको ये करनी है, ठीक है। हम नीचे देख लेते हैं। As in the case of percentage, the concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume, ठीक है। ये तीनों तरीकों से जो है एक्सप्रेस हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे है a liter of sea water which weighs 1030 gram contains about 6 into 10⁻³ gram of dissolved oxygen, ठीक है। 1 लीटर सी वाटर में जिसका मास होता है 1030 ग्राम, ठीक है, उसके अंदर 6 मल्टीप्लाइड 10⁻³ ग्राम की जो है डिसोल्व्ड ऑक्सीजन होती है। such a small concentration is also expressed as 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम, और इसी को हम बोलते हैं 5.8 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। कि आपका 106 यानी 1 मिलियन ग्राम में आपको 5.8 ग्राम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलेगी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको याद रखने का, कौन सा, कि हम उसको ग्राम में ही याद रखें, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि 10⁻⁶ ग्राम में अगर हम वाटर की बात करते हैं, ये सोल्ट वाली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाली, तो 10.6 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, आपको 5.8 ग्राम जो है ऑक्सीजन डिसॉल्व मिलेगी। दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम मिलीलीटर, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। उसी माइक्रोग्राम को, जो माइक्रोग्राम होता है वही होता है 10.6 ग्राम, ठीक है, 10⁻⁶ ग्राम, ठीक है। तो ये चीज है आपकी, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये जो डिसॉल्व्ड चीजें होती हैं, एटमॉस्फेयर के पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि वो इतने मतलब एक्स अमाउंट जो है माइक्रोग्राम है पर मिलीलीटर में। तो आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स, मेनली हम ऐसे बड़े से एक्स से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एंड द सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोट्स द कंपोनेंट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि आप किसका निकाल रहे हो, आप ए का निकाल रहे हो, आप बी का निकाल रहे हो, सी का निकाल रहे हो, उसको हम नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आपको बहुत बहुत छोटे बच्चे तो आप हो नहीं, जब आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा वर्ड देख के। मोल फ्रैक्शन यानी उस मोल का टोटल मोल्स में क्या फ्रैक्शन है, राइट। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, एज सिंपल एज दैट। कि आप जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हो, उस कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं टोटल सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। सिंपली समझो, ठीक है। ये ग्रीन पेन यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे कोई और रेड ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास तीन कंपोनेंट है, ए
बी प्लस सी। ठीक है, ए की कॉन्सेंट्रेशन है 30, बी की है 40, टोटल हो गया 70, अगेन 30। ठीक है, ये मोल्स हैं। ठीक है, 30 मोल्स जो है सी के हैं, 40 मोल्स बी के, 30 मोल्स ए के। अगर मैं कहूं कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है तो इट विल बी 30/100। ठीक है, बी का कितना है, इट विल बी 40/100 एंड सी का कितना है, इट विल बी 30/100। ठीक है, तो टोटल जितना मोल है इन सब का उसको नीचे लिखोगे जो कि 100 है। ठीक है, और ऊपर लिखोगे कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना है। और अगर हम एक बाइनरी मिक्सचर की बात करें, फॉर एग्जांपल इन अ बाइनरी मिक्सचर, एक बाइनरी मिक्सचर कौन सा होता है जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं। तो एक बाइनरी मिक्सचर के अंदर if number of moles of A and B are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A will be ये A के कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल के कंपोनेंट। ठीक है, और B के लिए क्या होगा, सिमिलरली B इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। सिंपल, राइट। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन ना होकर, ठीक है, एक मल्टीपल सोल्यूट वाला सॉल्यूशन है में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, और एक चीज याद रखना, चाहे आपके सॉल्यूशन के अंदर 50 कंपोनेंट्स हों, सबका मोल फ्रैक्शन मिलाकर 1 + 2 + अप टू 50 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि सारे 1 के पार्ट्स हैं। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन इज यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन से जो है अगर आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप मोल फ्रैक्शन का बहुत बड़ा योगदान पाएंगे। और ये योगदान हम थोड़ी देर में जो है आगे पढ़ेंगे। इसको रब कर दूं, ठीक है, ताकि आपकी स्क्रीन साफ सुथरी सी लगी रहे और आपको समझ आ जाए कि हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है अबाउट मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन जो है वो बाइनरी कंपोनेंट में होता है, उस कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और अगर आपका एक बहुत सारे कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है तो उसमें आप सिंपली एक एक कंपोनेंट के मोल को टोटल मोल से जो है डिवाइड कर सकते हैं, आपका मोल फ्रैक्शन वहां पे आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पढ़ने के लिए, राइट, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम एक आपका जो है एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, पर मैं बहुत एग्जाम्पल नहीं कराऊंगी, राइट। आपके टीचर कुछ तो करे भाई, दिक्कत नहीं है, अगर टीचर नहीं करा रहे तो मुझे बता देना, फिर मैं डाल दूंगी। ठीक है, नाउ एग्जांपल 2.1, हम इसमें क्या देखेंगे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। वाओ, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, हमें कैलकुलेट करनी है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन जिसके अंदर जो है 20% है इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, 20% बाय मास का मतलब है कि आपका एक कोई भी 100 ग्राम का सॉल्यूशन अगर हम मान के चलें तो उसके अंदर आपका 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है एंड 80 ग्राम आपका थियोरेटिकली पॉसिबल है, थियोरेटिकली आपका 80 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसलिए आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना है। और इसीलिए आपका इथाइलिन ग्लाइकोल की जो कॉम्पोजिशन है वो 20 ग्राम बाय मास है। आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है, राइट। सो अज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से ले लो, 100 ग्राम बहुत इजी रहता है सॉल्व करने के लिए। द सॉल्यूशन विल कंटेन 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हम यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे जो कि है आपका 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, देन हम इसके मोल्स काउंट करेंगे, 20 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय जो इसका मोलर मास है। आपको मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं ना, मोल्स होते हैं आपका मास की टर्म में गिवन मास, कि आपका कितना मास है डिवाइड बाय उसका मोलर मास। तो यहाँ पे हमें 20 ग्राम जो है इथाइलिन ग्लाइकोल दिया गया है, जिसका टोटल जो मोल है, तो जो टोटल मास है वो है आपका 62 ग्राम।
तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल के 0.322 मोल हैं। और जैसा हमने कहा था कि अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है A+B, ठीक है, और हम मोल्स की बात करें, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस में अगर A+B से आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना होता है, दिस डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अब हमारे पास इसके तो मोल आ गए 0.322, अब रह गए बी यानी वाटर के मोल्स निकालने। गिवन मास कितना है वाटर का, 80 ग्राम, यहां से हमने देख लिया, ठीक है, और मोलर मास 18 ग्राम, तो हमारे मोल्स आ गए 4.444 मोल्स, ठीक है। तो अब हम जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द एक्स सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन, नीचे ग्लाइकोल क्योंकि उसका निकालना है, मोल्स ऑफ ग्लाइकोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यानी 0.322 मोल डिवाइड बाय 0.322 एंड 4.444, इसका आंसर आ गया आपका 0.062। सिमिलरली वाटर का अब अगर आप ऐसे निकालो तो बिल्कुल मर्जी है, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस 0.068, ठीक है। तो दोनों तरीकों से जो है आप मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है, ये मोल फ्रैक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोलैरिटी, ठीक है, आपकी आगे तक यही यूज होती है मोलैरिटी, और मोलैरिटी को ही आप आगे चल के कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको देंगे ना, जब हम कि ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, तो मोस्टली वहां पे आपको मोलैरिटी ही दी होती है, ठीक है। तो मोलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है किसी भी कॉम्पोजिशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। अब मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं सभी को इरेज करके बहुत बहुत ध्यान से दोबारा ये चीज बताती हूँ क्योंकि ये आपकी समझनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, एज सिंपल एज दैट। और ये चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगी, एक ही बार में समझ लिया करो, ठीक है। पिंक कलर, राइट। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, ठीक है, जो डिसॉल्व है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, ठीक है, जो आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आपके डिसॉल्व है, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये दोनों तीनों चीजें याद रखना कि मोलैरिटी में आपकी वॉल्यूम यूज होती है किसकी, सॉल्यूशन की, और किन टर्म्स में, लीटर्स में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल 0.025, और इसकी यूनिट क्या है, इट इज मोल्स पर लीटर, MOL, मोल पर लीटर, यहां से भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना कि सॉल्यूशन की बात हो रही है, सोलवेंट की नहीं, ठीक है। तो मोलैरिटी अगर यहाँ पे एग्जांपल दे दैट 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है, और हम इसी मोल पर लीटर को M भी लिखते हैं, M फॉर मोलर, तो हम इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं 0.25 मोलर solution of NaOH means that 0.25 moles of NaOH has been dissolved in 1 liter of आपका जो भी सॉल्यूशन है जो बना है उसमें, ठीक है। दोबारा समझो, 0.25 मोलर का मतलब है कि आपके 0.25 मोल्स को इन्होंने जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप ये जो डेफिनेशन है, तरीका है, वो आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ छोटा सा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इन्होंने आपको मोलर नहीं दिया, इन्होंने आपको मोल्स नहीं दिए, मोल्स आपको निकालने हैं, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने आपको दिया है, ये है आपका गिवन मास, यहां से निकलेगा आपका मोलर मास,
मोलर मास कैसे, सोडियम का सोडियम का आपका मास होता है 23 ग्राम अराउंड, ऑक्सीजन का होता है आपका 16 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, गलत भी हो तो कंफर्म कर लेना, मुझे मोलर मास एग्जैक्टली याद नहीं है फिलहाल कि एटॉमिक मास। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हमने देखा मोल्स ऑफ NaOH, ये गिवन मास, ये मोलर मास, आपका मोल्स आ गया। ठीक है, एंड नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 450 ml डिवाइड बाय 1000 ml। ठीक है, बहुत सिंपल, हमने ये इस वॉल्यूम को लीटर में किया है, 450 ml डिवाइड बाय 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये दिया हुआ ना गिवन मास कितना सॉल्यूशन है, और हमने देखा था कि ये लीटर में होना चाहिए। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी, ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, ये आपकी वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में, ये आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ से आपका जो है वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना। एंड दिस वन इज अबाउट मोलैलिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सिमिलर टू मोलैरिटी पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। इसलिए ऊपर बता रही थी कि वो चीज ध्यान रख लो, मोलैरिटी में आप सोलवेंट को यूज करते हो, मोलैलिटी में आप मोलैरिटी में आप सॉल्यूशन को यूज करते हो, मोलैलिटी में आप सोलवेंट को यूज करते हो। ठीक है, वो भी किसमें, इन किलोग्राम। और अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी में आप यूज करते हो सॉल्यूशन की वॉल्यूम का, सॉल्यूशन की वॉल्यूम का, एंड वो भी इन लीटर्स। और ये बात करता है मास की, मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप क्या चीज जो है उन्होंने पूछी हुई है, क्या चीज उन्होंने दी हुई है। ठीक है, उसके बाद है इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैलिटी एज मास ऑफ सोल्यूट, दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें है आपका मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। दोबारा बता रही हूँ, मोलैलिटी में सॉल्यूशन की वॉल्यूम पूछते हैं लीटर में, मोलैलिटी में सोलवेंट का मास लेते हैं किलोग्राम में। तो प्लीज ये ध्यान रखना, और ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, पूरा सवाल सेकंड के हिसाब से गलत हो जाएगा अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज हो गए तो। राइट, पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, चीज ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल पर किलोग्राम का मतलब है दैट 1 मोल ऑफ KCl is dissolved in 1 kg of water। ठीक है, 1 मोल पर किलोग्राम सोल्यूशन का मतलब है KCl के का कि 1 मोल आपने KCl को 1 kg वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। Each method of expressing concentration of the solution has its own merits and demerits, mass percentage या volume percentage, parts per million, mole fraction, molality। ठीक है, they are सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज नहीं, मैं तो आपको सारे बता रही थी कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हाईलाइट कर लो गुलाबी गुलाबी से, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, जबकि जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम जो है, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट, एज सिंपल एज दैट। राइट, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी का, वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप ये 2 टॉपिक्स आप सबको क्लियर हो गए हैं, एंड प्लीज यहाँ तक के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको जो है सॉल्व करके देख लेना, चैप्टर इतना मुश्किल है नहीं, क्लियर हो जाएगा जल्दी से। राइट, तो अगर टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर किसी और को समझना हो तो उसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।